स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी IQ पर। आप जुड़ चुके हैं स्टडी IQ IAS चैनल के साथ। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने आ गया हूँ दोस्तों। इस लेक्चर का PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के प्राप्त कर सकते। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप सोशल मीडिया के जरिए मेरे साथ कनेक्ट कर सकते। हम बात करने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट विषय के बारे में। एक आर्टिकल जो है वो हाल ही में न्यूज के अंदर देखा गया था, जो कहता है भारत को अपने रक्षा अनुसंधान की गति को तेज करने की जरूरत है। इंडिया नीड्स टू एक्सेलरेट इट्स स्पेस इन डिफेंस रिसर्च। डिफेंस के क्षेत्र में भारत को अपने अनुसंधान को मजबूत करने की जरूरत है। क्यों ऐसा कहा गया इस आर्टिकल में, इस विषय पे हम लोग विस्तार से इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। दोस्तों, स्टडी IQ का इवनिंग लाइव फाउंडेशन बैच 1 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। शाम 6 बजे लाइव क्लासेस एक्सपर्ट फैकल्टी आपको देंगी। एक्सपर्ट मेंटर्स की वन ऑन वन बेसिस पे आप गाइडेंस ले पाएंगे, आंसर राइटिंग कैसे करनी है और कोई भी आपका प्रिपरेशन संबंधित डाउट है, सब चीजों को बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। आपको सिर्फ इस कोर्स में एनरोल करना है और मात्र 18,999 रुपए में आप ये कोर्स प्राप्त कर पाएंगे अगर आप यूज करते हैं ये कोड शुभ लाइव। दोस्तों, ये शुभ लाइव कोड जरूर यूज का। इस कोड की मदद से आप मैसिव डिस्काउंट इस कोड पे ले पाएंगे। तो ऐसी क्या सिचुएशन हुई कि हमें एकाएक देश के रक्षा अनुसंधान को तेज करने की जरूरत जो है वो लगने लगी। दोस्तों, ओवर द पीरियड रशिया जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर रहा है इंडिया को डिफेंस इक्विपमेंट्स के क्षेत्र में। जब रक्षा संबंधित इक्विपमेंट्स की बात आती है तो रशिया जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर रहा है। लेकिन जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, रशिया के ऊपर वेस्टर्न टैक्स सैंक्शंस लगने लगे, रशियन एरोस्पेस इंडस्ट्री, रशियन डिफेंस प्रोडक्शन और अल्टीमेटली पूरा का पूरा रशियन सप्लाई चेन जो है वो यहां पर मुश्किल में आ गया। अब क्या था कि हमारा वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर फॉर डिफेंस इक्विपमेंट जो है वाज एंगेज्ड इन अ वॉर। उसके ऊपर एज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट वॉर उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए जा रहे थे। इन सब से हमें प्रभाव जो है वो पड़ रहा था, हमारे ऊपर इंपैक्ट इसका आ रहा था। क्यों? क्योंकि हमारी डिपेंडेंस थी डिफेंस इक्विपमेंट्स में। अगर वहां से डिफेंस इक्विपमेंट्स नहीं आएंगे तो हमें कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इस तरीके की सिचुएशन जो है वो इस ओर इशारा करती है कि सर, दिस इज द हाई टाइम जब दूसरे देशों से डिफेंस इक्विपमेंट्स परचेज करने के बजाय हम अपने ही देश में डिफेंस इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर करना शुरू करें। इसके लिए जरूरी होगा सर रिसर्च, अनुसंधान। रिसर्च करने की सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि जब रिसर्च होगा उसी के आधार पर नई नई इनोवेशन जो है वो की जाएगी और भारत वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी जिसके लिए हम विदेशों पर निर्भर करते हैं वो हम यहां खुद से बना पाएंगे। इंडिया जो है वो दुनिया का 3rd लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर है, accounted for 11% share of global arms trade between 2017 and 21। 2016 से लेकर के 2021 तक जितना भी आर्म्स ट्रेड हुआ है, यानी कि ग्लोबली हथियारों का जितना भी लेन देन हुआ है सरकारों द्वारा या देशों द्वारा, उसमें भारत जो है वो एक अहम कंट्रीब्यूटर जो है वो रहा है। 3rd लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर है और प्राइमरीली इंपोर्टिंग फ्रॉम रशिया, इजराइल एंड फ्रांस। रशिया, इजराइल, फ्रांस, इसके अलावा US से भी हम इंपोर्ट करते हैं डिफेंस के क्षेत्र में। तो रशिया जो है वो वहां पर हमारी सबसे ज्यादा डिपेंडेंस थी। अब रशिया वॉर की सिचुएशन में आया है और ये सिचुएशन किसी भी देश के साथ आ सकती है। दोस्तों, किसी कारणवश अगर उस देश में कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उससे हम डायरेक्टली प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि हमारी डिपेंडेंस जो है वो उस देश पर है। और डिपेंडेंस जो है वो किसी ऐसे प्रोडक्ट के लिए नहीं है कि जिसके लिए हम थोड़ा वेट कर सकते हैं। सर, ये डिपेंडेंस जो है वो सीधा सीधा देश की सुरक्षा से संबंधित मुद्दे को लेकर है। तो यहां पर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा अगर इस देश से या किसी भी देश से हमें डिफेंस इक्विपमेंट्स नहीं मिल पाते हैं। इस वजह से जरूरी यह है कि दूसरे देशों की ओर देखने के बजाय हम अपने लिए खुद अपने डिफेंस इक्विपमेंट का जो बंदोबस्त है वो करना शुरू करें। दोस्तों, डिफेंस जो है वो हमेशा से किसी भी देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है। ऐसा ही सेम चीज भारत के साथ भी है। दीज आर्म इंपोर्ट्स, अब हम इंडिया जो है वो इजराइल से, रशिया, US जैसे देशों से आर्म्स इंपोर्ट करता है। ग्लोबल ट्रेड का 11% जो है वो इंडिया कंट्रीब्यूट करता है डिफेंस ट्रेड में। ये किस ओर इशारा करता है सर? ये पुअरली रिफ्लेक्ट करता है कि किस तरीके से इंडिया का डिफेंस रिसर्च इकोसिस्टम जो है वो अभी भी अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं आया है। अगर हमारा रिसर्च इकोसिस्टम सही ढंग से या अपने पूरे पोटेंशियल पे काम कर रहा होता, शायद हमें जरूरत ही ना पड़ती कि हम डिफेंस इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट करें। अगर हम अपने देश में टेक्नोलॉजी को
अच्छे से रिसर्च उस पे करके उस टेक्नोलॉजी को तैयार करते हैं, तो इंपोर्ट करने के बजाय हम दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में ये एक्सपोर्ट जो है वो कर सकते थे। लेकिन अभी क्योंकि हमारा डिफेंस रिसर्च इकोसिस्टम इतना अपने पूर्ण पोटेंशियल पे काम नहीं कर रहा है व्हेन इट इज कंपेयर्ड टू मेजर मिलिट्री पावर्स, इस वजह से हम दूसरे देशों पर अभी निर्भर हैं। Government is undertaking series of steps to boost national research and development base by involving the private sectors and startups. एक अब इस दिशा में ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ हमें नजर आ रही है, गवर्नमेंट इज इक्वली कंसर्न्ड अबाउट द सिचुएशन। इस वजह से सरकार जो है उन्होंने अलग अलग कदम जो है वो बढ़ाए हैं इस दिशा में कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस किया जाए, ताकि देश के अंदर हम लेटेस्ट इनोवेशन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में डिफेंस इक्विपमेंट्स तैयार कर सके। और इस दिशा में सरकार जो है वो स्टार्टअप्स की भी मदद ले रही है, वो स्टार्टअप्स जो डिफेंस सेक्टर में डील करते हैं उनके साथ कोलैबोरेट किया जा रहा है। Fostering great linkages with other countries, defense research and development ecosystem will innovate funding mechanism and will facilitate these efforts and contribute to expanded defense industrial capability. इसके साथ साथ भारत को जरूरत है कि वो दूसरे देशों के रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम जो डिफेंस के केस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं उनके साथ में मिलकर के काम करे एंड विल फैसिलिटेट। इससे क्या होगा सर, जब हम उन देशों के साथ में मिलकर के काम करेंगे जहां का रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफी स्ट्रांग है, तो वो चीजें जो है वो हम अपने भी रिसर्च और डेवलपमेंट के प्रोसेस में इनकलकेट कर पाएंगे और अल्टीमेटली एक स्ट्रांग इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी डिफेंस के केस सेक्टर में भारत के अंदर बनेगी। अभी तक क्या क्या स्ट्रगल रही है भारत की डिफेंस के रिसर्च में, उस पर बात करते हैं सर। जब बात आती है डिफेंस के रिसर्च की तो अनडाउटेडली एक ऑर्गेनाइजेशन DRDO, जिसका काम ही क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हम बार बार बात कर रहे हैं कि भारत में डिफेंस के क्षेत्र में R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने की जरूरत है। इस रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए या इस अनुसंधान और विकास को करता कौन है सर? इसको करता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये टॉप मोस्ट प्रीमियर एजेंसी है भारत के अंदर जो डिफेंस के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास का काम करती है एंड इट इज अ सेंट्रल एक्टर जब देश के अंदर नई टेक्नोलॉजीज को लोकली डेवलप करने की बात आती है। अगर भारत में नई नई टेक्नोलॉजीज को डिफेंस के सेक्टर में डेवलप करेंगे तो करेगा कौन सर? DRDO करेगा। DRDO की देश भर में 50 से ज्यादा लेबोरेटरीज हैं और ये अलग अलग एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर के, जैसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हो गए, डिफेंस PSUs हो गए लाइक हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एस्टेब्लिशमेंट हो गई जैसे CSIR, प्राइवेट सेक्टर हो गया, इंटरनेशनल पार्टनर्स हो गए, इन सभी के साथ मिलकर के DRDO जो है वो डिफेंस के क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए प्रीमियर एजेंसी जो है वो भारत में मौजूद है। लेकिन यहां पर भी कुछ ना कुछ शॉर्टकमिंग्स जो है वो है। डिस्पाइट दिस प्रोमिनेंस DRDO जो है इट इज नॉट एंटायरली सक्सीडेड इन प्रोड्यूसिंग एडिक्वेटली एडवांस टेक्नोलॉजी। सर DRDO एफर्ट तो कर रहा है, 50 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इंटरनेशनली नेशनली कोलैबोरेट कर रहा है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व किया जा रहा है, लेकिन फिर भी हम जो हमारा उद्देश्य है सेल्फ रिलायंट बनने का डिफेंस के क्षेत्र में वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमें रशिया, इजराइल या किसी भी देश के ऊपर निर्भर जो है वो नहीं रहना पड़ता। अभी जो करंट सिचुएशन आई है इसे एज एन अपॉर्चुनिटी यूज करना चाहिए कि क्योंकि रशिया से हमें डिफेंस इंपोर्ट सिस्टम में नहीं मिल सकते हैं तो लेट्स गो एंड ट्राई फॉर आवर ओन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इसरो को जो है वो यहाँ पर काम करने की जरूरत है। अभी तक अपने पूर्ण पोटेंशियल पे इसरो भी जो है वो वर्क नहीं कर पाया है। एग्जाम्पल के तौर पर सर, भारत में अर्जुन टैंक बनाने का आइडिया पहली बार 1974 के बजट में लाया गया था। 1974 में पहली बार बात हुई थी अर्जुन टैंक बनाने की, उसके लिए 15 करोड़ 50 लाख रुपए की अमाउंट जो है वो सैंक्शन की गई। कब? 1974 में सर। 1974 में ये आइडिया पहली बार लाया गया कि हम खुद का एक टैंक जिसका नाम अर्जुन होगा वो बनाएंगे। और बनाने में कितना समय लग गया सर? अल्टीमेटली 2004-5 में ये टैंक जो है वो कमीशन हो पाया, ये सर्विसेज में एंटर हुआ। और प्रॉब्लम ये थी कि सर 1974 के आइडिया के हिसाब से, 1974 के डिजाइन के हिसाब से बनाया गया अर्जुन टैंक जब 2004 या 5 में सर्विस में इंडक्ट किया गया तो इस इतने बड़े टाइम गैप की वजह से सर्विस में आते ही ये आउटडेटेड या ऑब्सोलीट जो है वो हो चुका था। क्यों? क्योंकि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रेगुलर बेसिस पे रिसर्च चल रही थी, हमने वो डिजाइन बनाया जिसका आइडिया 1974 का था। तो इस तरीके की प्रॉब्लम जो है वो यहां पर देखने को मिली। मोर ओवर, इवन though it is publicized as made in India product, 69% of Arjun tank's component came from foreign vendors। इतने साल लगाने के बाद हमने टैंक तैयार किया, लेकिन प्रॉब्लम सबसे पहले क्या आई कि वो आउटडेटेड हो चुका था सर्विस में आते ही। साथ ही साथ बेशक हमने उसे मेक इन इंडिया का नाम दिया था, लेकिन सर 69 से 70% पार्ट्स जो है वो विदेशों से आए थे, यहां पर उसे सिर्फ असेंबल किया गया था। तो इस तरीके के शॉर्टकमिंग जो है वो देखने को मिलते हैं। While technology restrictions on India
प्लेड देयर पार्ट इन द डिलेड डेवलपमेंट ऑफ लोकल R&D इकोसिस्टम। सर अनडाउटेडली भारत के पास स्टार्टिंग में वो टेक्नोलॉजी जो है वो नहीं थी, ग्लोबल सिनेरियोज ऐसे थे कि बार बार डिफेंस के क्षेत्र में भारत को जो है रिस्ट्रिक्शंस फेस करनी पड़ रही थी। क्यों? क्योंकि भारत ऑलरेडी अपने न्यूक्लियर मिशन पर भी काम कर रहा था रेगुलर तरीके से, उस जिस वजह से सैंक्शंस लगी, तो डिफेंस के क्षेत्र में भारत को रिस्ट्रिक्शंस का सामना भी करना पड़ा। लेकिन फिर भी ओवर द पीरियड डीआरडीओ जो है उसने काफी अच्छे से काम करा है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आज भी हैं, जैसे कॉस्ट ओवररन्स है डीआरडीओ के परफॉर्मेंस में, खर्चा जो है वो ज्यादा हो जाता है, प्रोजेक्ट को सही ढंग से मैनेज नहीं हो पाता, जिस वजह से अभी तक जो पोटेंशियल डीआरडीओ का है उस हिसाब से रिजल्ट जो है वो नहीं आ रहे हैं, रिजल्ट्स कंपैरेटिवली लेसर है। इस गैप को हमें ब्रिज करना है। वो ब्रिज कैसे होगा? जब हम लेटेस्ट R&D को यहां पर इन्वॉल्व करेंगे। सर इंडिया की अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर फॉर डिफेंस जो है वो कितना है सर? इंडिया में 0.66% ऑफ जीडीपी जो है वो R&D के लिए खर्च किया जाता है, यानी रिसर्च करने के लिए इतनी टोटल जीडीपी का इतना कंट्रीब्यूशन होता है। अगर हम कंपेयर करें दूसरे देशों से सर, तो सर कंट्रीज लाइक यूएस ये अपने टोटल जीडीपी का 3.4% जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करते हैं। यानी कि इसके कंपैरिजन में हम काफी लेसर स्पेंडिंग जो है वो कर रहे थे। और जितना ज्यादा सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा उतनी नई नई चीजें निकल करके आएंगी, उतना इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। ये तो हो गई सर शॉर्टकमिंग्स। अब इन शॉर्टकमिंग्स को ओवरकम करने के लिए सरकार क्या कर रही है? गवर्नमेंट ने काफी सारे एफर्ट्स जो है वो लगाए हैं ताकि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को बूस्ट किया जा सके। पिछले कुछ सालों में सरकार ने जो प्रॉब्लम्स थी उनको प्लग करने की कोशिश करी है, एक कोर्स करेक्शन यहां पर किया है। जैसे कि अगर हम बात करें 2022-23 के वित्त वर्ष में 1200 करोड़ रुपए जो है वो एलोकेट किए गए हैं फॉर एकेडमिक डिफेंस रिसर्च। 1200 करोड़ रुपए की लागत से सिर्फ और सिर्फ डिफेंस के क्षेत्र में अनुसंधान रिसर्च जो है वो किया जाएगा। क्योंकि इस रिसर्च का आउटकम क्या होता है सर? इस रिसर्च का आउटकम होता है इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज, ऐसी टेक्नोलॉजीज जो अभी तक मौजूद नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल करते हुए हम ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट्स तैयार कर सकते हैं जो शायद दुनिया में अवेलेबल ना हो। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी था? रिसर्च करना जरूरी था। तो रिसर्च के लिए काफी ज्यादा बल जो है वो इस बजट में दिया गया है। इस बजट ने एक और इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो है वो सामने रख दिया है कि हम प्राइवेट सेक्टर से प्रोक्योरमेंट क्यों नहीं करते? सर अभी तक जो डिफेंस रिलेटेड प्रोक्योरमेंट थी वो या तो डीआरडीओ से की जाती थी या फिर डीआरडीओ के एसोसिएटेड पीएसयू से, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से। प्राइवेट प्लेयर्स को अभी ये ऑप्शन जो है वो नहीं दिया जा रहा था। लेकिन हाल ही के बजट में ये प्रावधान है कि सर हम जितना भी डिफेंस एक्विजिशन करते हैं, यानी कि रक्षा के क्षेत्र में हम जितना भी नया प्रोडक्ट या कोई भी नया इक्विपमेंट खरीदते हैं, उसकी टोटल स्पेंडिंग का 68% जो है वो प्रोक्योर होना चाहिए प्राइवेट सेक्टर से। बजट फॉर परचेजिंग फ्रॉम द डोमेस्टिक इंडस्ट्री एंड 25% ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट फॉर प्राइवेट सेक्टर इंक्लूडिंग स्टार्टअप्स। तो हम टोटल जो कॉस्ट बेयर करेंगे नए इक्विपमेंट्स के एक्विजिशन पे, उसके 68% जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। और जब देश के डिफेंस संबंधित रिसर्च की बात आती है तो सर 25% ऑफ जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट है इट शुड गो टू प्राइवेट सेक्टर एंड स्टार्टअप्स। क्यों? क्योंकि वो इनोवेटिव। सर स्टार्टअप्स का कंसेप्ट क्या है? स्टार्टअप्स एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके सॉल्यूशन जो है वो बनाते हैं। यहां पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था? हमें देश के डिफेंस के क्षेत्र में काम करना। सरकार जो है वो बल दे रही है कि प्राइवेट सेक्टर और स्टार्टअप्स को इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। इसके अलावा डीआरडीओ का टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जो है वो तैयार किया गया, जिसमें 10 करोड़ रुपए तक की फंडिंग दी जाएगी उन ऑर्गेनाइजेशंस को जो R&D करेंगे डिफेंस में। यानी कि डिफेंस संबंधित कोई प्रॉब्लम है कि क्यों हम डिफेंस के क्षेत्र में ये इक्विपमेंट नहीं बना पा रहे हैं, या कैसे किसी पर्टिकुलर डिफेंस रिलेटेड प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। जो भी एंटिटीज, जो भी ऑर्गेनाइजेशन इस दिशा में काम करेंगी, उनको सपोर्ट करने के लिए 10 करोड़ रुपए की एक फंड का जो है वो निर्माण किया गया है, जिसे नाम दिया गया है क्या? डीआरडीओ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। अब यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है सर? सरकार अपनी तरफ से स्टेप्स लगा रही है। फर्दर सॉल्यूशन क्या है? हमें अपने R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के स्कोप को एक्सपेंड करना होगा। द गवर्नमेंट शुड कल्टीवेट ग्रेटर लिंकेजेस विद कंट्रीज, अदर कंट्रीज R&D सेटअप। अलग अलग देशों में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेटअप है उनके साथ में भारत को अपनी लिंकेजेस तैयार करनी होंगी। और ये ऑलरेडी ऐसा हो भी रहा है। यूएस के साथ, इजराइल के डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर के भारत जो है वो काम कर रहा है, और इसके रिजल्ट जो है वो आने वाले समय में नजर आएंगे। लेकिन अभी तक ये कोलैबोरेशन जो है, अगर हम दूसरे देशों के साथ कोलैबोरेट कर भी रहे हैं तो इट इज कन्फाइंड ओनली टू गवर्नमेंट एजेंसी। अगर हम ग्लोबल ट्रेंड्स को फॉलो करना चाहते हैं, जैसे बड़े बड़े देश दुनिया के कर रहे हैं, तो सर ये कोलैबोरेशंस जो है उन्हें सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज तक सीमित ना रख के दूसरे देशों के प्राइवेट प्लेयर्स, एकेडमिशिया है, स्टार्टअप्स है, प्राइवेट सेक्टर है, इनके साथ में हमें जो है वो कोलैबोरेट करना होगा। क्योंकि
चाहे प्राइवेट प्लेयर्स हो, चाहे स्टार्टअप्स हो, दूसरे देशों में ये लोग भी डिफेंस के लिए काम जो है वो कर रहे हैं, और इससे भारत को मदद मिलेगी टेक्नोलॉजी को कमर्शियलाइज करने की, और वही चीजें भारत के अंदर रेप्लिकेट की जा सकती हैं। अब वे फॉरवर्ड यहां पर यह है कि हमें ज्यादा कॉम्पिटिटिव R&D इकोसिस्टम जो है वो तैयार करना है, हमें नई नई टेक्नोलॉजीज के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि जितनी नई टेक्नोलॉजीज हम डेवलप कर पाएंगे वही हमारा सबसे बेस्ट पॉसिबल वे होगा सेल्फ रिलायंस को ऑब्टेन करने, आत्मनिर्भरता को ऑब्टेन करने के। इसके लिए क्या करना है सर? प्राइवेट सेक्टर की एक्टिव पार्टिसिपेशन, स्टार्टअप इकोसिस्टम को इन्वॉल्व करना है, विच इज कॉग्निजेंट ऑफ चेंजिंग नेचर ऑफ वॉरफेयर। जिस तरीके से वॉरफेयर जो है, युद्ध की नीतियां बदल रही हैं, तो हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो गई, लेटेस्ट आइडियाज की जरूरत है। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर और स्टार्टअप्स को इन्वॉल्व किया जा सकता है। ये कोलैबोरेशंस जो है दे विल गो अ लॉन्ग वे, जब डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस जो है वो भारत का स्ट्रांग होगा, रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑफ आर्म इंपोर्ट्स, जो कि हमारे इस पूरे के पूरे आर्टिकल का क्रक्स था कि सर हमें अब अपने आर्म इंपोर्ट को कट शॉर्ट करने की जरूरत है। हमें भारत के अंदर ही वो सारे के सारी नीड्स को जो है वो फुलफिल करना है, और भविष्य में अपनी नीड्स को फुलफिल करने के बाद भारत भी जो है वो एक मेजर एक्सपोर्टर बनने की दिशा में जाएगा, जब बात आती है डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है ये संबंधित था किससे? देश के अंदर डिफेंस रिसर्च को लेकर के। आई होप हम विस्तार से ये पूरा आर्टिकल समझ पाए होंगे। इस आर्टिकल से पॉइंट्स जो है वो मेंस आंसर राइटिंग में या एस्से के अंदर मेंशन हैं। दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टडी IQ का लाइव फाउंडेशन बैच। अगर आप 2023, 24 या 25 में यूपीएससी एग्जाम को क्वालिफाई करने की सोच रहे हैं और आप स्टडी IQ के इस कोर्स में अभी तक एनरोल्ड नहीं है, तो शायद आप गलती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर इस कोर्स की मदद से एक्सपर्ट फैकल्टी, एक्सपर्ट मेंटर्स जो है वो आपको हेल्प करेंगे। मात्र 18,999 रुपए में कंप्लीट यूपीएससी प्रेपरेशन, आंसर राइटिंग, वीकली टेस्ट, सब चीजें आपको मिलेंगी। आपको इस कोर्स में एनरोल करने के लिए यूज करना है ये कोड शुभ लाइव। इस कोड की मदद से आपको मैसिव डिस्काउंट जो है वो स्टडी IQ के मिलेंगे, और आप अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन अच्छे से करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक, जय हिंद। Good afternoon. My name is Aman Sai, and I've taken the Study IQ Pre-Com Mains program for my UPSC preparation, and I'm very happy with my decision because the polity class which is being taken by Shashank sir has been very helpful and fruitful for me, and I am under the mentorship of Om Dwivedi sir. I spoke to Om sir on a couple of occasions, and he has been nothing but very supportive. Every time that I spoke to him was a good experience for me because he understood my problems, which is primarily regarding my preparation along with my job. He has his suggestions that I try to incorporate in my day-to-day life has been very fruitful, and I slowly and steadily on a personal level I have been making progress in my preparation. So I would like to thank Om Dwivedi sir as well as Shashank sir for their efforts in my preparation. Thank you. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।